अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं अरमला हसन और मैं हूं इमरान हसन एंड गुड मॉर्निंग तो आपने कह दिया। खैर चलें दोबारा गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से भी। उम्मीद और दुआ के साथ कि आप ठीक ठाक हैं। नए दिन का आगाज़ कर चुके हैं, हफ्ते के दरमियान का दिन यानी कि वेडनेसडेज कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा चूँकि पहले 2 दिन का बोझ कम हो जाता है, कुछ लोग के लिए बहुत भारी चूँकि उन्होंने बहुत सारे काम अभी निपटाने होते हैं। सो इन बोथ केसेस यू नो दिन ने तो गुजरना है तो आप रुक तो सकते नहीं हैं, इसलिए जस्ट स्टार्टेड विद अ पॉजिटिव नोट। हमारा लॉन्ग वीकेंड कब हमारा लॉन्ग वीकेंड पता नहीं कब आएगा पता नहीं कब आएगा, लेकिन स्टिल कोई बात लॉन्ग नहीं। क्या अभी शॉर्ट ही आज अभी तो आ ही नहीं रहा। शॉर्ट वीकेंड भी चाहे क्योंकि क्रिकेट की ट्रांसमिशन तो हम रोज करते हैं, लेकिन वैसे हमें मजा भी आ रहा है टू बी वेरी ऑनेस्ट। दो इट्स हेक्टिक बट इट्स सो मच फन क्योंकि हम जब पाकिस्तानी टीम को डिस्कस करते हैं और बड़ी प्राउडली डिस्कस करते हैं तो हमारा जो मजा वैसे ज्यादा इंडियन टीम को डिस्कस करने का आता है पाकिस्तान से भी ज्यादा। लेकिन दूसरी तरफ ये कि यस क्रिकेटिंग सीजन है, जबरदस्त किस्म की क्रिकेट से खबरें आ रही हैं। कल हमने आपको ऑस्ट्रेलिया के हवाले से खबर दी थी, फिर हमने कहा था कि इंग्लिश टीम के जो सरबराह जो क्रिकेट बोर्ड के सरबराह है वो यहाँ पे हैं। उन्होंने कल एक सॉर्ट ऑफ चिट चैट ही कहूँगा या प्रेस टॉक भी कह सकते हैं उन्होंने की, जो पीसीबी ने एक वीडियो जारी की उसमें उन्होंने दोनों ममालिक के ताल्लुकात में बेहतरी का इंदिया दिया और साथ ये भी कहा कि अब जब इंग्लैंड पाकिस्तान आएगा सितंबर अक्टूबर में तो 2 एक्स्ट्रा T20 खेले गए, यानी कि तकरीबन इससे लगता है कि 7 T20 पाकिस्तान और इंग्लैंड में खेले जाएंगे। अगली पिछली कसरें निकालना चाह रहा है इंग्लैंड पाकिस्तान। लेकिन उसके साथ साथ एक अच्छी खबर मलाला यूसुफजई के हवाले से भी है। उनका नोबेल इनाम अपने नाम करने वाली दुनिया की कम उम्र तरीन शख्सियत और पाकिस्तानी तालिबा समाजी कारकुन मलाला यूसुफजई निकाह के बंधन में बन गई। और मलाला यूसुफजई ने निकाह की जो तस्वीर है वो सोशल मीडिया पर शेयर की और कहा कि आज मेरी ज़िंदगी का एक कीमती दिन है और असर और मैं जीवन साथी बन गए। उनके हस्बैंड का नाम जो कि एक ट्वीट के जरिए उन्होंने बताया कि निकाह की जो तकरीब है वो बर्मिंघम के उनके घर पर ही हुई जिसमें दोनों खानदान के अफराद ने शिरकत की थी। और बिल्कुल, और मलाला के बारे में आपको मालूम है वो बहुत उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया अमन के लिए उन तहरीरों की वजह से जो उन्होंने जो एक शोरिश का वक्त था हमारे मौजूदा फाटा और खैबर पख्तूनख्वा का जो इलाका है मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा के साथ जो फाटा है उसके अंदर तो उनको पूरी दुनिया ने सराहा। पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के एम्बेसडर के तौर पे, पीस एम्बेसडर के तौर पे उनको जाना जाता है और ये वैसे बड़ा सडन सरप्राइज़ दिया मलाला ने कल, लेकिन इट वाज गुड एट द सेम टाइम। और मलाला मुख्तलिफ किस्म की बहस के अंदर रहती हैं, कुछ लोग बहुत पॉजिटिवली उनको लेते हैं, पॉजिटिवली ही लेना चाहिए। आई बिलीव शी हैज़ डन अ ग्रेट जॉब फॉर पाकिस्तान और वो बड़ा अच्छा बोलती भी हैं। दूसरी जानिब कुछ लोग उन पर क्रिटिसाइज़ भी करते हैं फॉर मल्टीपल रीजंस। खैर आज उनका बड़ा दिन है, सो हम मलाला को वेरी हैप्पी लाइफ विश भी करते हैं, मुबारकबाद भी देते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारी भी हो जाए। अच्छा मेरी हुई भी आपकी, आपको इस ख्वाहिश का इज़हार करना चाहिए जी। मतलब की हमने बात की, लेकिन इसके साथ साथ फिर क्या हमें आगे बढ़ेंगे आपको हेडलाइंस कौमी मामलात पर अहम कानून साजी कमीशन हुकूमत पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 11 नवंबर को तलब कर लिया। वजीर आजम आज जुहराना देंगे। पार्लियामेंट में अपोजिशन की सफबंदी, तहरीक इंसाफ को कानून साजी से रोकने के लिए मुश्तरका प्लान तैयार कर लिया। अपोजिशन का हुकूमत को पहला झटका, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से पहले हुकूमत को कौमी असेंबली में 2 बिलों से शिकस्त का सामना। डेंगू मच्छर की उड़ान तेज, इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू बुखार के सैकड़ों मरीज सामने आ गए। मार्केट्स में दवाएं नायाब। अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस के सदर नामजद होने वाले पाकिस्तानी निजात अमरीकी डॉक्टर उमर अतीक होंगे एक्सप्रेसो के मेहमान। सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में हिना न्याजी बताएंगी लाहौर में यतीमों सेक्स शेल्टर होम। जनाब क्रिकेट पे तो बात होगी, सेगमेंट्स भी हैं और बहुत कुछ है आज के शो में, लेकिन आगाज में आज हम आपको बताएंगे आज की बड़ी खबर। अच्छा जी, बड़ी खबर में बात सियासत की ही है और उसके अलावा सियासत पर मौजूद जो महाजा राय है उसकी है। इस पे हमने बात करनी है जो कि इस वक्त जारी है हुकूमत के दरमियान और अपोजिशन के दरमियान। सो इस वक्त सियासत की बात करें तो पारा हाई ही है, नीचे आया ही नहीं है और सियासी एतबार से 2 बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। एक तो ये कि हुकूमत ने जो अहम कानून साजी है उसके लिए 11 नवंबर को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब किया है, जिसमें जो EVM है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं, इसके अलावा जो ई वोट
वोटिंग है। ये 3 इंपॉर्टेंट मसाइल हैं 2023 के इलेक्शंस को लेकर। इसका मामला हुकूमत की जानिब से जारी करदा ऑर्डिनेंस पेश किए जाएंगे इसी के ऊपर, और कुछ ऐसे बिल्स भी इसमें शामिल हैं जो सेनेट से मुस्तरद हो चुके हैं। वफाकी वज़रा दावा कर रहे हैं कि मुश्तरका इजलास में तारीखी कानून साजी की जाएगी। तहम पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से पहले कौमी असम्बली में अक्सरियत के बावजूद हुकूमत को 2 ज़ोरदार झटके लग गए। अगर कहें कि ज़ोर का झटका ज़ोरों से लगा तो गलत नहीं होगा। अब पार्टी बदलने और ख़वातीन को हिरासा करने से मुतालिक 2 मुख्तलिफ बिल्स पर हुकूमत को शिकस्त हो गई और अपोजिशन को इस पर कामयाबी मिली ऑब्वियसली, जिस पर हुकूमत की परेशानी में मज़ीद इजाफा हो गया है। और आज वज़ीर आज़म इमरान खान पार्लिमानी पार्टी और इत्तेहादियों को ज़ोराना भी दे रहे हैं और हुकूमती हिकमत अमली से इस हवाले से वो आगाह भी करेंगे। बिल्कुल, ज़राए के मुताबिक हुकूमत की जानिब से जो अपोजिशन के चंद अरकान हैं उनसे खुफिया राबते किए जा रहे हैं। कानून साजी आसान बनाने के लिए ऐवान से बाहर रहने के पैगाम भी भिजवाए जा रहे हैं। इससे पहले हुकूमत की यही हिकमत अमली फेटफ बिल की मंजूरी के मौके पर भी देखने में आई थी। अपोजिशन ने पार्लियामेंट में हुकूमत का रास्ता रोकने के लिए सफबंदी शुरू कर दी है। गुज़िश्ता रोज़ पार्लियामेंट में शहबाज शरीफ की सदारत में अपोजिशन जमातों का अहम इजलास हुआ, जिसमें पीपल्स पार्टी और ANP ने भी शिरकत की। तमाम अपोजिशन जमातों के हवाले से आपको बताएं तो उन्होंने मुश्तरका हिकमत अमली के साथ हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला किया है और इसी हवाले से भी हम बात भी करने वाले हैं। हमारे साथ वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी अमूर अलीम खान मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अली भाई कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। कैसे हैं आप, खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। ठीक ठाक। वॉक आपकी चल रही है और वेन्यू मुझे लगता है आज तब्दील है कोई वॉक का, लेकिन चलें अच्छी बात है। कोई तो है जो सुबह हिफ्ज़ाने, अच्छा ये वही जगह है, कोई मैंने कहा कोई तो है जो हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों के मुताबिक अपने दिन का आगाज़ करता है। ग्रेट टू सी यू अली भाई। एक तो ये बताइए, हाउ इज़ योर पॉलिटिकल लाइफ गोइंग ऑन, नंबर 1। नंबर 2, इस वक्त ये जो 2 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, एक तो इंपॉर्टेंट कानून साजी है जो आपने करनी है, उसके हवाले से आपकी क्या तैयारी है, और ये जो सुबकी हुई 2 बिल्स के ऊपर गवर्नमेंट को कितनी डिसअपॉइंटमेंट है आपके कैंप के अंदर इसको लेकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद। बिल्स जो जॉइंट सेशन में कल आएंगे उसके लिए हुकूमत जो है वो अपने मेंबरान के साथ मौजूद होगी, पास करेगी और इंशाल्लाह वो मरहला बखैर व खूबी हल हो जाएगा। जहाँ तक ये 2 बिल्स की आपने बात की है तो एक तो बड़ा मिसकंसेप्शन फैलाई जा रही है अपोजिशन की तरफ से। ये हुकूमती बिल नहीं होते, प्राइवेट मेंबर डे पे प्राइवेट मेंबरान जो हैं अपोजिशन बेंचेस से या हुकूमती बेंचेस से अपने अपने बिल लेके आते हैं। बल्कि बाज़ औक़ात हुकूमती मेंबरान की बिल्स की भी हुकूमत मुखालिफत करती है। तो ये जो बिल आए, एक उसमें प्राइवेट मेंबर बिल था हुकूमती बेंचेस से, जो कि ख़वातीन के कोई हकूक़ के हवाले से था, हैरेसमेंट वगैरह के, जिसको अपोजिशन ने जो है मुझे नहीं समझ आई क्यों उन्होंने उसको अपोज किया। वो हुकूमती बिल नहीं था, हुकूमती बेंचेस से ज़रूर आया था। एक हुकूमती मेंबर साहिबा ने फीमेल मेंबर लेके आई थी और उस पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जो ख़वातीन मेंबरान थी वो चाहती थी कि वो पास हो, लेकिन उनकी लीडरशिप ने सियासी वो जो कहते हैं कंपल्शन या जो अपनी एक सियासत की नज़र हो गया वो। दूसरा जो था वो एक अपोजिशन बेंचेस से आया था और उसको जो है वो हुकूमती बेंचेस ने उसकी मुखालिफत की। लेकिन देखें, अगर आप एक हुकूमती जो बिल है उसको आप अपोज कर पाते हैं, उसको आप रिजेक्ट कर पाते हैं, तो वो एक सुबकी होती है जो कि हुकूमती बिल हो। कल तो हुकूमती दिन ही नहीं था, कल तो प्राइवेट मेंबर डे था, उसका तो हुकूमती बिजनेस से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, आज अगर हमारे कोई बिल आते हैं और हम उनको पास नहीं कर पाते फिर ही अपनी बात करें। बहरहाल ये होता है सियासत में, इस तरह की एक दूसरे पे वार चलते रहते हैं सियासी। तो अपोजिशन ने कल जो बात की है मैं उससे नहीं एग्री करता, क्योंकि हुकूमती बिजनेस तो कल था ही नहीं, कल तो प्राइवेट मेंबर डे था। हाँ, लेकिन अयाज सादिक साहब, साबिक स्पीकर का ये कहना है कि ये जो बिल के ऊपर जो मामला हुआ है ये हुकूमत की शिकस्त है और इस पर हुकूमत मुस्ताफ़ी हो, इस्तीफ़ा दे। उन्होंने ये मुतालबा किया, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, वो तो हुकूमत मुस्ताफ़ी तब होती है जब खुदा न खास्ता अदम एतमाद या फाइनेंस बिल पास नहीं कर पाती। हमारे दोस्त हैं फॉर्मर स्पीकर साहब, बड़े नाइस आदमी हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ जो उन्होंने बात की है वो हकीकत से काफ़ी दूर है। वो खुश होना चाहते हैं, खुश होना, हम उनकी खुशी में कोई रंग में भंग नहीं डालना चाहते, क्योंकि प्राइवेट मेंबर डे पे बिल आते भी हैं, पास भी होते हैं, रिजेक्ट भी होते हैं, उसका हुकूमत से कोई खास ताल्लुक नहीं होता। अगर हुकूमत से कोई बिल अपोज कराना होता है वो स्टैंडिंग कमेटी में जाके उसको वोट आउट कर लिया जाता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है।
ठीक हो गया। अली मोहम्मद खान साहब, सेनेट इलेक्शन में भी अगर हम बात करें तो हुकूमत के तकरीबन 15 अरकान ने जो तहरीक इंसाफ का कैंप छोड़कर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को वोट दिया था, और उसके बाद अगर हम इसमें देखें तो अगर दोबारा से हुकूमत को ये अरकान टफ टाइम देते हैं और फिर हुकूमत के हाथ से गिर गए तो फिर हुकूमत क्या करेगी, क्या स्ट्रैटेजी होगी? देखिए, पहले तो ये मरहला जो है बिलों का बखैर खूबी हल हो जाएगा, लेकिन कुछ बिल अगर जो है रिजेक्ट भी होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे मिसाल पेश कर रहा हूँ, तो उसका हुकूमत के होने या ना होने से क्या ताल्लुक है। उसके लिए तो फाइनेंस बिल और अदम एतमाद की तहरीक दो चीज़ें हैं जिस पे हुकूमत को घर भेजा जा सकता है, और ये अपोजिशन के पास उनका एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो अपने तीर और नश्तर जो है वो आजमा के देख लें। बाकी ये तो कानून साजी के अमल है, बेशुमार बिल आते हैं, बेशुमार पास होते हैं। जॉइंट सेशन में इसलिए लेके आया जाता है कि कुछ बिल सेनेट से पास नहीं हो पाते तो उनको यहाँ लेके आ जाते हैं। मैं समझता हूँ कि अपोजिशन जो है चाय की प्याली में तूफान लाने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी बाकी सियासत भी यही बस प्रोपेगेंडा तक की महदूद हो गई है, क्योंकि अवाम इन पे मजीद एतमाद करने के लिए मेरा नहीं ख्याल कोई भी संजीदा आदमी इस अपोजिशन पे जो आपस में ही मुतफिक नहीं है, जो आपस में ही एक दूसरे के साथ एक टेबल पे बैठना नहीं चाहते, उन पे एतमाद करने के लिए कोई जी शऊर आदमी तैयार होगा। हाँ, लेकिन आपकी हुकूमत को सिर्फ ओपोजिशन की तरफ से नहीं, आपके अपने इत्तेहादियों की जानिब से भी मुश्किलात का सामना है। काफ लीग की ऑफ एंड ऑन स्टेटमेंट्स तो आती रहती हैं। अभी कुछ दिन पहले कामिल अली आगा साहब की स्टेटमेंट आई कि जी हमें इंपॉर्टेंट कानून साजी के ऊपर बताया नहीं जाता। EVM के हवाले से उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को शिकायत की कि हमें तो ब्रीफ ही नहीं किया गया, जिस पर फिर आपको मालूम है कि प्राइम मिनिस्टर ने हिदायत जारी की कि ब्रीफिंग दी जाए काफ लीग को। कल MQM के मुतज़ाद बयानात आ रहे थे। MQM आपकी जो इत्तेहादी जमात है, उनका ये कहना था कि जी मुख्तलिफ मामलात के ऊपर और महंगाई के हवाले से वो ऑलरेडी आपके ऊपर एतमाद नहीं करते। उन्होंने कहा है कि ये महंगाई, इस मामले पे हमारी राहें जुदा हो सकती हैं। इस किस्म की स्टेटमेंट्स भी आई हैं, और फिर आज वज़ीर आज़म ज़ोराना भी दे रहे हैं, और ज़ोराने आपको पता है हमारी सियासत में हिंदी होते हैं इस बात का कि देयर इज़ समथिंग क्रिटिकल। तो इस पर आप क्या कहेंगे? आपकी तैयारी क्या है इतनी इंपॉर्टेंट कानून साजी के लिए जो 2023 के इलेक्शन के लिए बड़ी अहम है? देखें, किसी भी अलाई गवर्नमेंट में, इत्तेहादी हुकूमत में थोड़े बहुत मसले मसाइल आ सकते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि अलायंस को भी खतरा है। जब उन्होंने कहा कि हमें प्रॉपर ब्रीफिंग दी जाए तो वो दे दी गई, कल दोबारा दी गई। और जहाँ तक महंगाई का ताल्लुक है या कुछ मसाइल का ताल्लुक है, मैं ऑनेस्टली फील करता हूँ कि जब आप एक अलाई हुकूमत में होते हैं तो उसकी अच्छाइयाँ या बुराइयाँ आप सब फिर शेयर करते हैं। तो उस पर तो मैं इस बात से एग्री नहीं करता, क्योंकि वो सारी चीज़ों में हम उनके साथ लेके चलते हैं। लेकिन देखें, एलाई हुकूमत में आपने अपने एलाइज की बात भी सुननी है, उनकी शिकायत भी दूर करनी है, वो हम दूर करते भी रहते हैं। कोई और भी इशू होगा तो उसको भी दूर करेंगे। अपोजिशन को ज़्यादा खुशी के शादियाने नहीं बनाने चाहिए। उनको ज़रा PDM की वो फिक्र करें, जो PDM नाम की मखलूक उन्होंने बनाई थी वो अदम पता है, उसका कोई अता पता लग नहीं रहा, तो पता करें वो किधर है, PDM किधर है, पता करें। ठीक आप है, लोग भी पता करें। हम भी कोशिश करेंगे कि पता लगाए। वैसे हम कोशिश करते रहते हैं ऑन एंड ऑफ PDM के हवाले से। अली भाई, चले अब आप सब छोड़े सियासत की बात, आप क्रिकेट की बात करते हैं। कितने एक्साइटेड और कितने होपफुल हैं कि पाकिस्तान जो ये वर्ल्ड कप है ये लेकर आएगा? हाँ, मेरे ख्याल में उम्मीद तो हमेशा बेहतर की रखनी चाहिए। हमारी टीम बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रही है। आई थिंक बेस्ट फॉर्म में है इस वक्त। जितनी कोई हमने वर्ल्ड कप में जीतें ली हैं माजी में, चाहे वो 92 का वर्ल्ड कप हो या बाद में T20 का, मैं समझता हूँ इस वक्त जिस पोजीशन में हम हैं माजी में ऐसे कभी नहीं रहे। सिर्फ एक मुझे ये है कि, और माशाल्लाह हमारे प्लेयर्स को इसका एहसास भी है कि कंप्लेसेंट नहीं होना चाहिए, और सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना नहीं आपका बढ़ जाना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। हर मैच जो है वो एक नया मैच है, और पिछली चीज़ें जहन से निकाल के उसको एक बड़े चैलेंज के तौर पे हमें लेना चाहिए। ये ना हो कि हम ये कहें कि हम इनविंसिबल हैं। इनविंसिबल सिर्फ अल्लाह है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आज आजिज़ी इख्तियार करेंगे, अल्लाह से मांगेंगे, अल्लाह हमें इससे बड़े बड़े और भी एज़ाज़ात देगा। ठीक है, और चूंकि आप साथ हैं तो मुख्तसरन इस बात का भी जवाब दे दें। बड़ी पॉजिटिव खबरें पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ऐसे भी आ रही हैं कि बहुत सारी टीम्स अब पाकिस्तान आने लगी हैं। चूंकि पहले सिक्योरिटी के मसले को बेस बना के न्यूजीलैंड, इंग्लैंड ने अपने दौरे कैंसिल किए थे, लेकिन अब चीज़ें मस्बत हो रही हैं। आप इसको बीइंग पॉलिटिशियन और ओबियसली बीइंग अ क्रिकेटर कैसे देखते हैं आप इसको? बहुत बेहतरीन है। इंशाअल्लाह हमारी क्रिकेट रिवाइव होगी। हम तो बचपन में व्हेन वी वर यंग वी यूज्ड टू गो टू ग्राउंड्स, वहाँ जाते थे। स्कूल देखिए इतना माहौल होता था कि स्कूल के बच्चे जो हैं उनको हाफ ब्रेक में या हाफ डे छुट्टी या पूरा दिन छुट्टी, जिधर मैच होता था, खासकर मैं तो पेशावर में बुनियादी तौर पर शुरू में पढ़ा हूँ, तो अरबाब मियां स्टेडियम में मैचेस होते थे, और वहाँ पे वेस्ट इंडीज का आना या इंडिया का आना, और वहाँ पे हमारा फिर वो स्कूल की तरफ से ले जाते थे। आप जाते थे वो एक फेस्टिविटी
जी, एक फेस्टिविटी होती थी, फिर वो वक्त भी आया कि खुद भी जो है क्रिकेट में आगे जाने की कोशिश की। मुझे याद है ऑस्ट्रेलियन टीम जब आई थी पाकिस्तान के दौरे पे, जिसमें मार्क टेलर ने 1997 हाँ एक ट्रिपल सेंचुरी की थी। नहीं 97 नहीं था, आई थिंक 98 तो मैं उन लोगों में था जो मार्को स्टीवो वगैरह को बॉलिंग करते थे कैंप्स में एज अ यंग प्लेयर। अच्छा, तो वो माहौल इंशाल्लाह हम अपने लोगों को दोबारा लेके आएंगे इंशाल्लाह। और एक और भी आपको मैं खुशी की खबर दूंगा कि अभी इसी हफ्ते इंटरनेशनल टाइकोंडो टूर्नामेंट हुआ है इस्लामाबाद में, 15 मुल्क उसमें शामिल रहे। उसमें हमारे हारून साहब ने, हारून हमारे प्लेयर ने, उन्होंने गोल्ड मेडल लिया है। ये बहुत बड़ा टूर्नामेंट हुआ है। लेकिन मैं मीडिया से कहूंगा कि आप क्रिकेट के साथ साथ इन स्पोर्ट्स को भी उठाएं। टाइकोंडो में गोल्ड मेडल लेने का इंटरनेशनल इवेंट इधर हुआ है, तो पाकिस्तान का झंडा दुनिया में बुलंद हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग और भी स्पोर्ट्स को सपोर्ट करें। अली भाई आपने हमें बता दिया, आई थिंक जिन हारून की बात करें हमारे शो में आ चुके हैं, मुझे लगता है ऐसे। नहीं हुआ है, हम आपको क्लिप जरूर भेजेंगे जब भी हम उनको बुला लेंगे। आपने हमारे नोटिस बुला दिया, थैंक यू वेरी मच। अली खान हमारे साथ मौजूद थे और पॉलिटिकल सिनेरियो पे तो बात कर रहे थे, साथ साथ क्रिकेट के हवाले से भी उन्होंने बात की। अभी मैं एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। Welcome back to Expresso. Welcome back to Expresso, and now we have something exclusive to share with you. Since we have lots of Expresso heroes in our lineup और daily basis पे हम किसी बहुत ही ज़बरदस्त पाकिस्तानी से आपकी मुलाकात करवाते हैं, इस बात से हट के कि वो पाकिस्तान के अंदर हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं। आज हमने आपकी मुलाकात जिन शख्सियत से करवानी है, तो फॉर द फर्स्ट टाइम मे भी आप उनसे ऑन स्क्रीन मिल रहे हैं और ये एजाज़ भी हमें ही हासिल है कि हम आपको मिलवा रहे हैं। इन्होंने अमरीका में पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद की, इज़ अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन। एक मुनफरिद एजाज़ अपने नाम किया है, अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस के अगले सदर के लिए नामजद हुए। दैट इज समथिंग रियली ग्रेट फॉर अ पाकिस्तानी एंड फॉर एनी डॉक्टर, आई मस्ट से। जनवरी 2022 में बिला मुकाबला अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस के सदर मुंतखब होंगे। हमारी मुराद डॉक्टर उमर अतीक से है, जिन्होंने अपनी मेडिकल की डिग्री, अगर हम उनकी कुछ तालीमी असनाद के बारे में बात करें तो खैबर मेडिकल कॉलेज पेशावर यूनिवर्सिटी से हासिल की, पाकिस्तान से ओबियसली। इसके बाद वो शिकागो की लोयाला यूनिवर्सिटी के एडवर्ड हाइंस जूनियर वेटरन्स एडमिनिस्ट्रेशन हॉस्पिटल और फोस्टर जी मैकगाव हॉस्पिटल में हाउस जॉब मुकम्मल की उन्होंने। उसके बाद न्यूयॉर्क का जो मेमोरियल सिलोन कैंसर सेंटर है, वहाँ पे मेडिकल ऑन्कोलॉजी और हेमाटोलॉजी की फेलोशिप ट्रेनिंग की। डॉक्टर उमर अतीक मेडिकल ऑन्कोलॉजी और हेमाटोलॉजी और इंटरनल मेडिसिन में बोर्ड से भी सनद याफ्ता हैं। और इस वक्त हमारे साथ एक्सक्लूसिवली मौजूद हैं डॉक्टर साहब को हम खुश आमदीद भी कहेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया कि आपने हमें हमारी मॉर्निंग में ज्वाइन किया। डेफिनेटली इट्स टू लेट फॉर यू बट स्टिल वी वेलकम यू ऑन एक्सप्रेसो। कैसे आप? और डॉक्टर साहब की एक और बात इससे पहले कि सबसे बात शुरू हुई, जो आर्कनसास कैंसर इंस्टीट्यूट है, वहाँ उसको जब रवा साल बंद किया गया तो मरीजों की जानिब से जो वाजिबुल अदा $6,50,000 थे, $6,50,000 वो माफ़ कर दिए। और ये एक बहुत बड़ा एक सदका जारिया भी है, एक बहुत बड़ा एजाज़ भी है, बहुत बड़ी नेकी भी है। सो दिस इज़ जस्ट अ स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ डॉक्टर साहब। माशाल्लाह, इज़ सच अ ग्रेट पर्सनैलिटी और वी आर ऑनर टू हैव। जी डॉक्टर साहब, वेलकम टू एक्सप्रेसो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू वेरी मच, आई रियली अप्रिशिएट इट। आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया अपने प्रोग्राम पे आने का। डॉक्टर साहब, आपको पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद, और ये इतनी बड़ी अचीवमेंट है माशाल्लाह से, हम सबके लिए बड़ी प्राउड मोमेंट है कि आप अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस के सदर मुंतखब होंगे, और ये बहुत नो डाउट इट्सेल्फ इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। कैसा लग रहा है आपको, और अपने इस एक्सपीरियंस के, अपनी इस खुशी के हमारे से शेयर कीजिएगा। ये अल्लाह ताला का एहसान है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलना तो खुशी की बात है, लेकिन सही खुशी उस वक्त होगी जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम अच्छी तरह अदा कर सकें और हमारी और किसी भी शख्स की दयानत अहलियत पर वही एतबार कायम रहे लोगों का जो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को के शुरू में होता है। वो आखिर में तब बात तो तब बनेगी, लेकिन ऑफ कोर्स इट इज आई एम हम्बल्ड बाय इट। अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है, एंड आई एम ग्लैड टू टेक द नेम ऑफ पाकिस्तान विद मी वेयरएवर आई एम। वो साहिर लुधियानवी का आपने सुना होगा, बड़ी मशहूर नज़्म है कि मैं जहाँ भी रहा यहीं का रहा, मुझको भूले नहीं अगर उबाम, मेरा जहाँ जहाँ पहुंचा साथ पहुंचा इस तैयार का नाम। तो देखिए अल्लाह ताला का एहसान है। दुआ करे कि जब ये जिम्मेदारी पूरी करूं तो उस वक्त भी लोग उतने ही खुश हों जितने अब हैं।
इंशाल्लाह, seeing your track record sir, we have a believe in you इंशाल्लाह। obviously आपने जितना अचीव अब तक लाइफ में किया है, हमें इस बात का यकीन है कि आप बहुत अच्छे से करेंगे और मज़ीद वैल्यू ऐड करेंगे इस इदारे के लिए भी अपनी खिदमत में। पूछना आपसे ये चाहेंगे, एक तो आपका ये जर्नी, ये सफ़र डॉक्टर साहब कितना मुश्किल रहा? ओबियसली बीइंग पाकिस्तानी, जब हम बाहर जाते हैं वैसे भी हमें बहुत सारी मुश्किलात होती हैं, फिर जब आप इतने बड़े मुल्क के अंदर जहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़बरदस्त किस्म की रिसर्च फैसिलिटीज़ हैं, मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ पे जाके न सिर्फ सर्वाइव करना बल्कि बहुत आला सतह पे अपने आप को मनवाना बिलाशुबा बहुत बड़ा एजाज़ है। तो ये सफ़र कैसा था, कुछ हमें इस बारे में बताइए। देखें, हम अभी तकरीबन 15,000 20,000 तक पाकिस्तानी फिजिशियंस हैं यूनाइटेड स्टेट्स में और कनाडा में। हम में से अक्सर तो तालीम हासिल करने ट्रेनिंग के लिए आए थे और अक्सर का इरादा शुरू में यही था कि हम वापस अपने मुल्क पाकिस्तान जाएंगे और अक्सर नहीं जा पाए। जब आप किसी जगह पे होते हैं तो एक हमारी जो ट्रेडिशन है, जो हमारी पाकिस्तानी ट्रेडिशन है, जो हमारी इस्लामिक ट्रेडिशन है कि हम जहाँ जाएं, जहाँ भी हिजरत करें, हम उस जगह की वैल्यू बढ़ाते हैं। एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अस एंड द कॉलोनियल ट्रेडिशन। वी डोंट टेक थिंग्स अवे, वी ऐड वैल्यू टू दैट प्लेस। तो उसी तरह सब लोग यही करते हैं, मैंने भी यही किया, हम सब यही करते हैं, इसमें कोई इतनी बड़ी भारी बात नहीं, लेकिन एक अल्लाह ताला का एहसान होता है, मौके से मौका निकलता है। You just have to be at the right time, at the right place, and at times take risks. And if Allah subhanahu wa ta'ala wants, He gives you the opportunity. For us, मेरे लिए और हम सब के लिए जरा इस एहसास जिम्मेदारी थोड़ा इसलिए ज्यादा होता है कि चूंकि हम माइनॉरिटी में हैं, हम जो काम करते हैं उसको लोग रिलेट करते हैं हमारे आबाई वतन से, उसको रिलेट करते हैं हमारे कल्चर से, उसको रिलेट करते हैं हमारी ट्रेडिशन से, उसको रिलेट करते हैं हमारे मजहब से, हमारे फेथ से। तो एक माइक्रोस्कोप सा होता है। लेकिन अगर आप देखें तो हमारी ट्रेडिशन हमें यही कहती है कि आप अपना काम कर चलें, जो बाकी होगा वो तो खुदा के इख्तियार में है, उसका तो ना हमें ज्यादा परवाह होनी चाहिए और ना उसका हमें गम होना चाहिए। यानी कि जिम्मेदारी आप कह रहे हैं कि ज्यादा बढ़ जाती है। डॉक्टर साहब, अभी हम जैसे बात भी कर रहे थे, आपने खुद भी मेंशन किया कि चूंकि आप इतने बड़े मुल्क में हैं जहाँ पे आप अकेले माइनॉरिटी सी की एक सिचुएशन होती है, लेकिन स्टिल हम अगर बात करें अमेरिका की या पाकिस्तान की या दीगर ममालिक की, तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ों में वहाँ रिसर्च से लेकर इलाज तक, तरीका इलाज तक, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट है। और अगर हम पाकिस्तान की स्पेसिफिकली बात करें, आपको क्या लगता है एज अ फिजिशियन भी, एज अ डॉक्टर भी, कि हम पाकिस्तान में उन तमाम तर चीज़ों को जो आपने वहाँ पे ऑब्जर्व की या आपने मेडिकल सेक्टर में वहाँ पे देखी, इनको पाकिस्तान में किस तरह से मज़ीद बेहतर किया जा सकता है और इसको प्रैक्टिस किया जा सकता है? देखिए, ये जो तरक्की है ये एक सफ़र है, इसमें टाइम भी लगता है, मेहनत भी लगती है, मुशक्क़त भी करनी पड़ती है, सैक्रिफाइस भी होती है। तो पाकिस्तान को आप कंपेयर अमेरिका से न करें इस सिलसिले में, तो बेहतर है पाकिस्तान को पाकिस्तान से ही कंपेयर करें। तो अगर आप देखें तो पाकिस्तान में भी तरक्की हुई है, उतनी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए, लेकिन हुई है। तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज मेरे नजदीक है वो एक रोल, एक कोड ऑफ एथिक्स है जो हमें अपनाना चाहिए और जो एक्चुअली कोड ऑफ एथिक्स हमारा ही है, जो बाहर के मुल्कों में, अमेरिका में, यूरोप में लोगों ने अपनाया है, जिसमें ये है कि आप जो मरीज है, एक मरीज का अपनी जिंदगी एक डॉक्टर के हाथ में देना, इससे बड़ा एजाज और इससे जिम्मेदारी। तो डॉक्टर साहब, अंबिया का शोबा और पेशा कहा जाता है इसको। डॉक्टर साहब, वक्त कम है, मैं आखिर में ये जो एक ब्रेन ड्रेन का फैक्टर है पाकिस्तान के अंदर, आपने शुरू में जिससे अपनी बात का आगाज़ किया, बहुत सारे लोग यहाँ पे पढ़ते हैं
बाहर चले जाते हैं, ओबियसली उनका एक अपना डिसीजन भी होता है, दे हैव द राइट टू डू दिस, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को भी ऐसे ज़बरदस्त अजहान की ज़रूरत है, और आपको ये बात ज़्यादा फील होती होगी बाहर रहते हुए। इस पे आप क्या कहेंगे, हम इस पे क्या करें, पाकिस्तान की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? देखिए, ब्रेन ड्रेन इज रियल, इट इज बॉदरसम, इट इज nothing to be happy about. Having said that, हमें ऐसा माहौल पैदा करना पड़ेगा अपने मुल्क में कि कोई ना जाए। देखें, अपने घर को, अपने शहर को, अपने गांव को, अपने मुल्क को छोड़ के कोई खुशी से नहीं जाता। कोई क्यों जाएगा, आप सोचें तो सही। So, I think we have to look at those causes and then try to address them. आप दुनिया में कहीं पे भी देख लें, आप बगदाद को देख लें, जब अपने उरूज पे था, शाम अपने उरूज पे था, अमेरिका अब है, यूरोपियंस थे, चीन अपने उरूज पे था, तो जब कॉन्स्टेंटिनोपल, इस्तांबुल, तो उसमें यही है कि जो लोगों को एक एहसास हो कि उनकी वैल्यू है। जब तक हम अपने मुल्क में हर शख्स की को वैल्यू नहीं करेंगे तो तब तक ये सिलसिला रुकेगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इट्स सच अ ग्रेट ऑनर, आई विश वी कुड टॉक मोर बिकॉज यू आर द पर्सनैलिटी जिनसे बहुत बात करने का जी चाहते हैं, और रिक्वेस्ट ऑनर ही करेंगे कि दोबारा भी वक्त दीजिएगा ताकि एक और नशिस्त हम रखें और आपसे दोबारा भी बात हो। वंस अगेन आपको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर व्हाट यू गोइंग टू डू। इंशाल्लाह आप पाकिस्तान का नाम वी बिलीव दोबारा से मजीद ऊपर लेकर जाएंगे। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर जॉइनिंग अस। उमर अतीक हमारे साथ मौजूद थे। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। चूंकि आज वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट है, तो इसी हवाले से हमारा आज का साइंस एंड टेक। अस्सलाम वालेकुम, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक के इस सेगमेंट के हवाले से आज का दिन बहुत अहम दिन है। आज का दिन वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट के तौर पे मनाया जाता है। ये दिन यूनेस्को ने 2001 से मनाना शुरू किया और ये दिन बहुत अहम है। साइंस की जदीद दुनिया पर एहसानात को अगर देखा जाए तो वो अनगिनत हैं। बहुत सारे हैं जो हमें मालूम है क्योंकि हम डे टू डे लाइफ में उनको देखते रहते हैं, बहुत सारे हैं जो हमें नहीं मालूम। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। प्री मॉडर्न जो एरा है उसमें एवरेज एज दुनिया की औसत उम्र 30 साल थी, और ये बिल्कुल नाकाबिले यकीन सा लगता है, लेकिन पूरी दुनिया की जो औसत उम्र थी वो 30 साल थी। और वो जो पुराने लोग कहते हैं कि वो पुराने लोगों की उम्रें बहुत ज़्यादा होती थी, वो एक मिथ है। वो क्योंकि उस वक्त हमारे पास स्टेटिस्टिक्स या इदारे शुमारियात नहीं हुआ करते थे, तो जो थे यानी 1830 में या 1820 में इस तरह के उस वक्त के जो स्टेटिस्टिक्स हैं वो हमें बताते हैं कि लंदन की एवरेज एज 27 साल थी। तो प्री मॉडर्न जो एरा है उसमें 30 साल औसत उम्र थी, और आप देखिए कि आज दुनिया की औसत उम्र 70 साल है। और अगर हम सेंट्रल अफ्रीकन जो ममालिक हैं उनको देखें तो उनकी सबसे लोएस्ट है 53, जो कि प्री मॉडर्न जो एरा है उससे तो बहरहाल ये तकरीबन दुगनी है। अगर हम सिर्फ आबादी को देखें कि किस शरह से आबादी बढ़ी है पिछले 200 सालों में, तो हमें अंदाज़ा होता है कि साइंस के हमारी ज़िंदगियों पर किस कदर एहसानात हैं। फूड के हवाले से बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई, मेडिकल के हवाले से बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई, दरियाफ्तें हुई, वैक्सीन से लेके एंटीबायोटिक से लेके बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया। और साइंस के जिस जिहत में हम नज़र दौड़ाएं तो हमें लगता है कि मतलब एक तूफ़ान ही बरपा हुआ है पिछले 200 सालों में। अगर हम पाकिस्तान और साइंस को देखें तो कुछ मायूसी सी नज़र आती है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर साइंस के हवाले से बहुत कारनामे बच्चों ने भी सरअंजाम दिए हैं, नौजवानों ने सरअंजाम दिए हैं, लेकिन जब हम तनासुब देखते हैं तो वो बहुत कम है और वो बहुत मायूस कुन है। साइंस की तरवीज ना होने की वजह से, ये साइंस से मोहब्बत ना होने की जो वजह है बुनियादी तौर पे, मैं ये समझता हूँ कि उसमें असातिज़ा भी हैं, उसमें मुआशरा भी है और उसमें वालिदैन भी हैं। आपको मालूम है कि हमारे वालिदैन जो हैं वो अमूमन ये कहा करते हैं बच्चे को जब पढ़ने की तरगीब देते हैं कि वहाँ जाके बायोलॉजी पढ़ो या फिजिक्स पढ़ो या केमिस्ट्री पढ़ो और 2 घंटे तुमने बस वहाँ टिक के बैठना है। और मैं इसको एक बदयांती समझता हूँ, क्योंकि एक ऐसा काम जो आप खुद करना पसंद नहीं करते, अगर वालिदैन वो बायोलॉजी खुद पढ़ना पसंद नहीं करते, तो ये एक अजीब सी बात है कि आप उस बच्चे से ये तवक्को रखते हैं कि वो A+ उसमें ले। मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो इल्म है वो हर दहलीज पे है। इल्म जो है वो हमारे घरों के अंदर इस वक्त दाखिल हो चुका है इंटरनेट की शक्ल में, और हमारे पास दुनिया की बेहतरीन वेबसाइट्स हैं, दुनिया का बेहतरीन जो उस्ताद है, दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ के जो क्लास रूम्स हैं, वो तमाम चीज़ें हमारे घरों में मौजूद हैं। और कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स आइडिया जो है वो दुनिया के बेहतरीन उस्ताद मौजूद हैं जो कि बहुत आसानी के साथ
کو वो समझा देते हैं। तो इसलिए अब वो एक्सक्यूज़ नहीं है वालिदैन के पास भी। और मेरी हमेशा रिक्वेस्ट होती है कि आप बच्चे को बायोलॉजी पढ़ाने से पहले या केमिस्ट्री या फिजिक्स या मैथमेटिक्स उससे पहले आप खुद पढ़ें। और वो क्योंकि अब बहुत आसान हो गया है तो आप खुद पढ़ें, उसको मोहब्बत से पढ़ें, फिर बच्चे को साथ बिठाएं और उससे लुत्फ़ अंदोज़ हों। मैं साइंस को किसी भी हवाले से फिक्शन से कम नहीं गर्दानता, यानी अगर उसको इंटरेस्ट लेवल को देखा जाए, दिलचस्पी को देखा जाए, तो बच्चों में या बड़ों में अगर वो ट्रू अंडरस्टैंडिंग मौजूद है, कंसेप्चुअल यानी उसकी अंडरस्टैंडिंग मौजूद है, तो यकीन कीजिए कि साइंस किसी इंतहाई दिलचस्प अफसाने, इंतहाई दिलचस्प शायरी से कम तर बिल्कुल नहीं है, बल्कि उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं आपको मिसाल देने के लिए कहता हूँ कि अगर मुझे फिज़िक्स पढ़ानी हो या केमिस्ट्री या बायोलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाना हो या साइकोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, तो उसका जो तरीक़ाकार है टीचिंग का वो हमारे यहाँ उस तरह नहीं है। अगर मुझे पढ़ानी हो, मैं डेफिनेटली पहले दिन फिज़िक्स नहीं पढ़ाऊंगा। मैं फिज़िक्स के वाले से पैराडॉक्सेस बच्चों को पढ़ाऊंगा, वो अनसॉल्व क्वेश्चंस बताऊंगा कि फ़िज़िक्स में जो अब तक हम हल नहीं कर सके, वो क्योंकि बहुत दिलचस्प है। तो इससे उनका एक इंटरेस्ट डेवलप करना कि एक बच्चा जो है वो ये सोच सकता है कि आज तक अगर नहीं हो तो हो सकता है मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकूं। साइंस से फासला पैदा होने की एक बहुत ही बुनियादी वजह, जो नफ्सियाती वजह मैं समझता हूं, वो सिर्फ और सिर्फ क्रिटिकल थिंकिंग को फ़रोग ना देना है। क्रिटिकल थिंकिंग या तनकीदी फ़िक्र जो है वो बचपन में सिलेबस का हिस्सा होनी चाहिए। डेवलपमेंटल फेजेस बच्चों को इससे रोशनास करवाना चाहिए। हम उस तनकीदी फ़िक्र को मारते हैं। नेचर जो है वो ये फितरी तौर पे हर बच्चे को ये तनकीदी फ़िक्र मिलती है। आहिस्ता आहिस्ता माशरा उस तनकीदी फ़िक्र को मारता है, उस्ताद मारता है, वालिदैन मारते हैं। और वो इस तरह मारते हैं कि एक बच्चा जो है, मैं अमूमन मिसाल दिया करता हूँ कि 4 साल का बच्चा जो है उसको पर डे 470 सवाल पूछने चाहिए। अगर वो 470 सवाल नहीं पूछ रहा तो उसका जो ब्रेन है उसको ग़िज़ा नहीं मिल रही। आप ये इसको इस अंदाज से देखिए कि आपके पास माइंड और बॉडी है, और आप बैसियत वालिदैन मैं समझता हूँ कि आप अपने बच्चों के हवाले से बहुत हसास हैं। उसकी बॉडी के हवाले से आप उसको बेहतरीन खुराक देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप ये चीज़ बिल्कुल इग्नोर कर जाते हैं कि जो माइंड है उस बच्चे के अंदर, उसकी खुराक सवालों के जवाब हैं और सवालों का बनाना है। वो सवाल बनाता है, लेकिन मसला ये है कि वो जो सीरीज ऑफ क्वेश्चन करता है वो किसी जगह तीसरे या चौथे या 5वें सवाल पे हम तंग आ जाते हैं, उसको शटअप कॉल दे देते हैं। कुछ ऐसे सवालात हैं जिनका ताल्लुक टैबू से है, कुछ का ऐसे सवाल है जिनका ताल्लुक कुछ शर्म से है जो कि हम नहीं देना चाह रहे। तो बच्चा जो सवाल है वो एक्चुअली सही पूछ रहा है, फितरत के ऐन मुताबिक वो सवाल ठीक पूछ रहा है। जवाब अगर हम नहीं दे पा रहे तो उसकी वजह सिर्फ वो टैबूज़, हमारे अंदर जो ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमने से माशरे से सीखी हैं, जो कि गलत सीखी हैं, और हम उसको जवाब नहीं दे पा रहे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा कभी भी गलत हो सकता है। जब भी हम उसको शटअप कॉल लेते हैं तो हम उसकी तनकीदी फ़िक्र पे एक ज़रब लगाते हैं, और उसकी तनकीदी फ़िक्र जो है वो ज़वाल का शिकार होते होते, और 16 या 17 साल का जो हमारा बच्चा है उसके अंदर वो बड़े सवाल जो हैं वो नज़र नहीं आते। जितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़िंदा हैं इतना ही वो इंसान ज़िंदा है। तो अगर इस पैमाने पे परखिए अपने माशरे को, तो हमारे यहाँ 16-17 साल से जब बच्चे और उससे बड़े जितने भी इंसान हैं, कितने सवाल हैं। हमारे तो कोई सवाल है ही नहीं, ना कॉस्मोलॉजी के वाले से सवाल है, ना क्वांटम फिजिक्स के वाले से है, या मैटर के वाले से है, या अपनी बीइंग, अपने होने के हवाले से है, या हम कहाँ से आए हैं, हमने कहीं आगे कहीं जाना है। इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं जो कि फ़लसफ़े से मुतल्लिक़ हैं। हमारे अंदर तो कोई ऐसा सवाल नहीं है, कोई तजस्सुस नहीं है। तो इसके हवाले से अगर इस पैमाने को परखा जाए तो माशरे में किस कदर जो लोग ज़िंदा आपको मिलेंगे आप मुझसे बेहतर जानते हैं। इल्म जो है वो आपके घरों के अंदर मौजूद है, आपके मोबाइल में मौजूद है। दुनिया की बेहतरीन वेबसाइट्स, दुनिया का बेहतरीन उस्ताद आपके पास मौजूद है। और इस हवाले से खान एकेडमी का अमूमन नाम लेता हूँ क्योंकि वो दुनिया का एजुकेशन का सबसे बड़ा रिसोर्स है। एजुकेशनल की दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट है जहाँ पे कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स आइडिया, चाहे वो मैथमेटिक्स से मुतल्लिक है या किसी भी डिसिप्लिन के हवाले से है, ये नहीं हो सकता कि दुनिया का कोई फ़र्द उस 10 मिनट की वीडियो को देखे उस आइडिया के हवाले से और वो ये कहे कि मुझे ये समझ नहीं आई। इसी तरह क्रैश कोर्स है, ऑस्मोसिस है, और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि एनिमेशन के थ्रू या ग्राफिक्स के थ्रू, बहुत खूब सिमुलेशंस के थ्रू बहुत खूबसूरती से कम्प्लेक्स आइडिया आपको समझा देते हैं। बहसियत वालिदैन आपका फ़र्ज़ है कि अपने अंदर ये शौक़ डेवलप कीजिए साइंस का, उसके बाद बच्चों से ये तकाजा कीजिए कि वो भी साइंस का शौक़ पैदा करें और साइंसदान बने। साइंस एंड टेक के हवाले से हमारी जो सेगमेंट है हर हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर होता है। उसकी वजह यह है कि हम माशरे में साइंस की अहमियत
को उजागर करना चाहते हैं। और साइंस एंड टेक के हवाले से आज का दिन डेफिनेटली बहुत अहम दिन है, क्योंकि ये वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट है। और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि साइंसी जो तर्ज फ़िक्र है उसको ज़रूर फ़रोग़ दीजिए। बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब बारी है हमारे सेगमेंट मेरा पाकिस्तान की, जिसमें हिना नियाजी आज हमें सीख शेल्टर होम लेकर जा रही हैं, जहां पर यतीमों और बेवाओं को किस तरह से उनकी हेल्प की जाती है, उनका किस तरह से सहारा बना जाता है। तो देखते हैं सीख शेल्टर होम के हवाले से आज का मेरा पाकिस्तान। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, दूसरों की मदद करना हम सबकी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। आज सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में मैं सीख फाउंडेशन में मौजूद हूँ, जहाँ यतीम, बेवा और ज़रूरतमंद अफराद की मदद की जाती है। इस वक्त मैं कुछ बच्चों के दरमियान मौजूद हूँ जो यहाँ पर ही रहते हैं, इनसे जानते हैं, इनसे बात करते हैं कि वो यहाँ पर कैसे आए और अब उनकी ज़िंदगी किस तरह से गुजर रही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सारे बच्चे? कौन सा बच्चा बात करना चाहेगा? सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? कायनात। कायनात, आप पढ़ते हो? यस। किस क्लास में? 4। क्लास में। मुझे ये बताओ कि यहाँ पे आप कैसे आए? यहाँ पर मैं पढ़ने के लिए मेरे पापा फौत हो चुके थे, हमारे घर में कोई कमाने वाले नहीं, तो मेरी मामा ने मुझे इधर छोड़ लिया था। अच्छा, कितने साल की आप थी जब आप यहाँ पर आई? मैं 10 ईयर्स की थी। अभी क्या एज है? 11। और यहाँ पे टीचर्स वगैरह हैं, कौन पढ़ाता है? हमारे यहाँ पर 3 टीचर्स हैं, वो हमें एक सुबह के टाइम पढ़ाती हैं, एक 9 बजे से लेकर 1 बजे तक, एक 3 बजे से लेकर 7 o'clock तक। तो कैसा लगता है यहाँ बच्चों के साथ रहना? घर वालों की याद आती है? बात होती है। फ़ोन पे बात होती है? यस। तो कोई मिलने भी आता है? यस, मामा आती है। मामा आती हैं, ठीक हो गया। और अब हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? सिमरन। सिमरन, मुझे ये बताओ सिमरन, यहाँ पे कैसे आए आप? हम कैसे? हमारी मामा ने हमें छोड़ा है। अच्छा, तो मामा मिलने आती हैं? यस। बाबा हैं आपके? अच्छा, बाबा नहीं है। तो यहाँ पर टीचर्स, दोस्तें सब कैसी हैं? सही। कोई पोएम कुछ आता हो हमें सुना दो। बकरी मेरी बोली बाली कुश्ती काले पै करके शोर बजाए चारा खाए, रात को मीठा दूध पिए। वाओ, वेरी गुड, थैंक यू सिमरन। नाजरीन, ये बच्चों का स्टडी एरिया है, जहाँ बच्चे जो हैं वो अपनी अपनी किताबें पढ़ रहे हैं, अपनी अपनी पोएम्स जो हैं वो याद कर रहे हैं। और भी क्या एक्टिविटीज़ हैं, बच्चों का टाइम यहाँ पे किस तरह से गुजरता है, पढ़ते क्या हैं, हम उसके बारे में भी जानेंगे। और यहाँ पे बहुत क्यूट मुझे किटन्स नज़र आ रहे थे, और ये तो बहुत प्यारी कैट्स हैं। जब मैंने पूछा यहाँ पे तो बच्चों ने बताया कि ये इनकी ही कैट्स हैं, इन्होंने ही इनको पाल के बड़ा किया है, और एक का नाम नगेट है और एक का नाम टेंडर है, राइट? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सारे बच्चे? क्या नाम है? स्क्लैन। सकलैन, मुझे ये बताओ कि पढ़ते हो? यस। किस क्लास में? 2। अभी क्या कर रहे थे? अभी हम टीवी देख रहे थे। टीवी पे क्या देखते हो? हम अच्छी बातें देखते हैं। और अच्छा, टीवी पे अच्छी बातें देखते हो? कौन सी अच्छी बातें टीवी पे देखते हो? हम खाने के आदाब, सारे आदाब सीखते हैं। अरे वाह भाई, जबरदस्त। मतलब टीवी देख भी रहे हो तो कुछ आप सीख रहे हो उससे। यस। अच्छा, मुझे ये बताओ कि यहाँ पे छोड़ के कौन गया? मम्मा। मम्मा छोड़ के? क्यों छोड़ के गई? इसलिए पापा फौत हो गए थे और मेरी माँ उधर काम करती थी, तो हम घर में होते नहीं थे, इसलिए अम्मा ने इधर छोड़ दिया। फिर मम्मा ने, हमें खुशी थी इसलिए अम्मा ने कहा इधर आप लोग स्कूल पढ़ना शुरू कर दो, फिर हम पढ़ रहे। ठीक है, ओके। और मामा मिलने वगैरह आती हैं, बात होती है? यस। चलो, गुड। क्या नाम है? शहीर अली। शहीर अली, ये आपका भाई है? यस। क्या नाम है? शामिर। शामिर। तो यहाँ पे कौन छोड़ के गया, मामा या पापा? मामा। अच्छा, आप हमें क्या सुनाओगे? नात। चलो सुनाओ। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता
मांगता नहीं होने देते मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते उनका मांगता हूँ जो मांगता नहीं होने देते। जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत। और इससे तो कुछ भी नहीं पढ़ा। क्या नाम है? सिद्रा सिद्रा, यहाँ पे कैसे आई? मम्मा छोड़ के गई थी। मामा छोड़ के गई थी। तो मामा और पापा क्या करते हैं? मम्मा दूसरे पापा के पास है और पापा दूसरे मामा के पास है। अच्छा, ओके। और कितना अर्सा हो गया यहाँ आए हुए? 1 साल। 1 साल हो गए। तो कैसा लगता है यहाँ के? माहौल कैसा है? सबका रवैया कैसा है? बहुत अच्छे। अच्छा, घर की याद आती है? मामा मिलने आती हैं या पापा? मामा आती हैं कभी न कभी। मामा आती हैं कभी कभी। व्यूअर्स, इस वक्त हम लोग बच्चों के एक्टिविटी रूम में मौजूद हैं, जहाँ मुझे बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं और बहुत कंस्ट्रक्टिव चीज़ें नज़र आ रही हैं। कलरिंग बुक्स हैं, कुछ टॉयज़ हैं, कुछ पजल्स हैं। बच्चों से बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर उनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं और बच्चे एग्जैक्टली इस टाइम कर क्या रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक। नाम क्या है? मेरा नाम फरमान। फरमान। अच्छा फरमान, मुझे ये बताओ क्या कर रहे हो? मैं खेल रहा था। क्या खेल रहे थे? साइंटिस्ट। मुझे बताओ यहाँ कितने अरसे से हो? मैं एक साल। 1 साल हो गया। तो कौन यहाँ छोड़ के गया? मेरी मम्मा। तो ओके, यहाँ पर एक और बच्चा भी बैठा हुआ है जो कि कुछ बहुत ही कंस्ट्रक्टिव ही कर रहा है। कोई क्रेन है, कोई गाड़ी है, उसको जोड़ने की कोशिश कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कर रहे हो? पजल से खेल रहा हूँ। कौन सी क्लास में हो? नर्सरी। नर्सरी में हो। तो एक्टिविटी एरिया में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? क्या करते हो ज्यादातर? पजल से खेलता हूँ। पजल से बड़े होके क्या बनोगे? फौजी। फौजी बनोगे? अरे वाह, जबरदस्त। इस वक्त मैं सीख फाउंडेशन के फाउंडर फहद फरीद फारूकी के साथ मौजूद। उनसे जानते हैं कि उन्होंने ये इनिशिएटिव कब लिया और ये ख्याल कैसे आया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। एक्चुअली 2015 से अब तक पिछले 5 साल में हम मुख्तलिफ इदारों को लाहौर के अंदर सपोर्ट करते रहे हैं, मुख्तलिफ इदारों में विज़िट करते रहे हैं। हमारी एक टीम है पूरे लाहौर से, तकरीबन 40 यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स इसके पीछे इन्वॉल्व हैं। और मुख्तलिफ इदारों में विज़िट करने के बाद 4 साल गुजारने के बाद हमने देखा कि बहुत सारे इदारे हैं जहाँ पे बहुत सारी कमियाँ हैं जो हम पूरी नहीं कर सकते। तो उसके बाद फिर हमने डिसीजन लिया कि हम लोग खुद एक ऐसा इदारा बनाएं जहाँ पे जो हमें उनकी कमी हमें नज़र आ रही है वो हम पूरी करें। जैसे एजुकेशन से रिलेटेड है, अगर इदारे बने हुए हैं बच्चों के, वहाँ पे एजुकेशन प्रॉपर नहीं है, बच्चों को खाने पीने की फैसिलिटी प्रॉपर नहीं दी जा रही, बच्चों की मेंटल हेल्थ के ऊपर काम नहीं किया जा रहा, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी जो इदारे लैक कर रहे हैं। तो हम उन्हें ठीक तो नहीं कर सकते लेकिन बस इनपुट अपना दे सकते हैं। तो उसकी वजह से हमने सोचा हम खुद एक इदारा बनाएं और वहाँ पे बच्चों की प्रॉपर एजुकेशन हो, उनके फ्यूचर का सोचते हुए इसके ऊपर काम करें और उनकी ग्रूमिंग वगैरह हम करें। फहद, मुझे ये बताएं कि इनिशियली जिस तरह से आपने बताया कि आप डिफरेंट फलाही इदारों के साथ काम कर रहे थे और उनको चीज़ें मुहैया करते थे, लेकिन आपको कुछ कमियां लगी, फिर आपने अपना ये एक फाउंडेशन, अपना शेल्टर होम बनाया। मुझे बताएं कि क्या ऐसी चीज़ें थी जो आप उन फलाही इदारों को मुहैया करते थे? उनमें सबसे पहले तो ये हम लोग खाने के ऊपर सोचते हैं कि अगर बच्चों को खाना प्रॉपर नहीं मिल रहा तो खाने के लिए कुछ किया जाए, बच्चों को हफ्ते में 1 दफ़ा कोई अच्छा खाना प्रोवाइड कर दिया जाए। उसके बाद फिर एजुकेशन आ जाती है, सबसे ज़रूरी चीज़ जो है। लेकिन कुछ महीने के बाद फिर हमें पता चलता है कि वहाँ पे वो पैसे उस तरीके से यूटिलाइज नहीं हो रहे। तो जिन स्कूल में बच्चे जाते हैं सुबह, वो तैयार होते हैं, प्रॉपर यूनिफॉर्म पहनते हैं, और मैंने सुना है कि सारे बच्चे एक ही स्कूल में जाते हैं। जी बिल्कुल। तो
कैसे है ये पॉसिबल? क्या वो स्कूल जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को पढ़ा रहा है या उनके ड्यूज आप लोग पे करते हैं? किस तरह से, हाउ इट वर्क्स? नहीं, स्कूल की तरफ से हमें कुछ पार्शली डिस्काउंट मिला हुआ है, फुल फीस तो वो नहीं ले रहे। उनके प्रिंसिपल से बात की थी कि इस तरह ऑर्फनेज है और बच्चे ज़रूरतमंद हैं। और दूसरा ये कि फंडिंग का एक प्रॉब्लम हमें आया इनिशियली कि बच्चों की इतनी फीस किस तरह से मैनेज हो, और फिर बाकी अखराजात जो उनके यूनिफॉर्म्स हैं, स्कूल बैग्स हैं, तो खाना पीना, एक्टिविटीज़, इतनी चीज़ें होती हैं। मैं बिल्कुल इसी तरफ आ रही थी। तो हमारे साथ अभी जितने स्टूडेंट्स हैं तो वो फंडिंग करते हैं। उसके अलावा शोधा कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तान है जिसमें पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स और पुलिस की जो शोधा की फैमिलीज़ हैं वो हमारे साथ एसोसिएटेड हैं इस शेल्टर होम में, जिन्होंने इनिशिएट किया हमारे साथ मिलके इस शेल्टर होम को, और अभी तक वो हमारे साथ हैं। वो उनकी तरफ से हमें फंडिंग आती है। अच्छा फात, मुझे ये बताएं कि ये जो सीख शेल्टर होम है इसके मंथली अखराजात कितने हैं? हमारा मंथली एक्सपेंस तकरीबन 3.5 लाख जो है वो शेल्टर होम के ऊपर लग जाता है। और टीम को एंगेज करने के लिए या लोगों को एंगेज करने के लिए हम ये कहते हैं कि हमें फंड्स ना दें, जिस तरह इदारे करते हैं। और हम 4 साल से देख रहे हैं कि आप जाएं तो वो पैसों की डिमांड करते हैं, हमें कैश की फॉर्म में हेल्प आउट करें। हम कहते हैं कि आप पैसे ना दें, किसी इदारे को भी ना दें, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें। जैसे 20 बच्चे हैं, सब स्कूल जाते हैं, आप स्कूल की अकाउंट डिटेल्स हमसे लें और डायरेक्ट बच्चे की फीस स्कूल में जमा करवाएं। जबरदस्त। हमारी मंथली ग्रोसरी की एक लिस्ट बनती है, जैसे हर घर में ग्रोसरी आती है, हमसे आप ग्रोसरी की लिस्ट लें, वो सामान यहाँ पे पहुंचा दें। कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें, उससे ये होगा कि जो लोग हेल्प आउट करना चाहते हैं वो भी इंगेज हो और उन्हें पता हो, ट्रांसपेरेंट काम हो। इसी तरह से हमारा ये कि मंथली मैनेज हो जाता है लोगों को इन्वॉल्व करके। फाहद, यहाँ पर कितने बच्चे और कितनी खवातीन हैं? यहाँ पे भी 19 बच्चे हैं और 3 विडोज हैं। 3 विडोज हैं। मुझे बताएं किन इलाकों से आए हुए हैं बच्चे और ये जो खवातीन हैं? बच्चे मुख्तलिफ शहरों से हैं, कुछ बच्चे मानसहरा से भी हैं, कुछ दीपालपुर से हैं, कुछ सियालकोट से हैं। अच्छा, अलग अलग शहरों से हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम फहद। आपने एक बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया और यहाँ आकर बहुत खुशी हुई बच्चों से बात करके, और जिस तरह से आपने ट्रांसपेरेंसी की बात की, आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग भी डोनेट कर रहे हैं उनको ये भी चाहिए कि वो देखें और वो एक चेक एंड बैलेंस रखें कि यहाँ पर जो डोनेशंस आती हैं क्या वो रेलेवेंट डिपार्टमेंट तक जाती भी हैं या नहीं। ये था आज का मेरा पाकिस्तान। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। कीप वॉचिंग एक्सप्रेसो। प्रोग्राम के शुरू में हमने महंगाई की बात की थी और अब डेंगू भी, दोनों ही इस वक्त हुकूमत के कंट्रोल से बाहर नज़र आते हैं। इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा केसेस हैं, पंजाब के इलाकों में, ख़ासतौर पे लाहौर वगैरह में। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा भी ऐसे लगता है कि एक एपी सेंटर बन चुका हुआ है। डेंगू का केसेस में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। पंजाब में जो डेंगू से मुतासर मरीजों की तादाद है वो तकरीबन 20,000 तक पहुंच गई है। लेट मी रिपीट, 20,000 तक पहुंच गई है। अब तक 75 अफराद की इस वजह से जो है वो अमवात भी हो चुकी हैं, मौत वाक़ई हो चुकी है। और उसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के जो मजमूई केसेस हैं उनकी तादाद 8,000 से तजावुज़ कर गई है। इस्लामाबाद की सूरत हाल भी जैसे कि हमने आपको बताया इससे मुख्तलिफ नहीं है, और फेडरल कैपिटल हॉस्पिटल्स में मरीजों का रश बढ़ गया है। और लाहौर के सर्विसेज हॉस्पिटल के हवाले से सिर्फ अगर आपको बताएं तो इमरजेंसी में एक बेड पर 2 मरीज इस वक्त तरमला हसन मौजूद हैं। बिल्कुल, डेंगू के हमले बढ़ते ही पंजाब भर में जो डेंगू बुखार की दवाएं हैं वो नायाब हो गई हैं। पैराडोल नहीं मिल रही। एग्जैक्टली, इट्स बेसिक मेडिसिन। और महकमा सेहत पंजाब दावा कर रहा है कि डेंगू बुखार की 3 करोड़ 24 लाख गोलियां मार्केट में भिजवा दी गई हैं। ताहम सूरत हाल ये है कि लाहौर में दवा अभी भी नायाब है और मरीजों को दवा ना मिलने पर सख्त परेशानी का भी सामना। शहरी साथ ये भी कह रहे हैं कि मेडिकल स्टोर्स पर दवाएं नहीं मिल रही। महकमा सेहत ने करोड़ों गोलियां कहाँ भेजी हैं, आवाम चाहती है कि उन्हें पता लगे और ताकि उनके जो प्यारों का इलाज है उसके लिए वो दवा मतलब ये भी वक्त आना था कि मतलब ये ऐसी आम सी दवाई है। लेकिन खैर, हम इस पे डॉक्टर हामिद, वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग ज्वाइन किया और बहुत दिनों बाद आप आज हमारे शो पे आई है। कैसी हैं आप, खैरियत से? शुक्र जी, बिल्कुल ठीक, खैरियत से। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर साहिबा, ये जो अभी डेंगू के मामलात हैं, ऑब्वियसली हुकूमत तो कोशिश कर रही है लेकिन डेंगू कंट्रोल से बज़ाहिर तो हमें बाहर नज़र आ रहा है। और अभी जो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स भी हैं, आप बेहतर तौर पे बता सकती हैं, जो सिचुएशन है वो कोई इतनी अच्छी और हौसला अफजा नहीं है। जी बिल्कुल, इस वक्त इसमें कोई डाउट नहीं है कि इस दफ़ा डेंगू जो है वो काफ़ी ज़ोर शोर के साथ आया है और हमारी तकरीबन सारे ही शहरों में जो है इस वक्त केसेस की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। अनफॉर्चुनेटली जब ये डेंगू एक दफ़ा इसका स्प्रेड शुरू हो जाता है तो ये फिर थोड़ा सा टाइम लगता है चीज़ों को कंट्रोल करने में। हुकूमत का मैं समझती हूँ कि थोड़ा सा जिस वक्त कोविड की वजह से शायद जो हमें अर्ली जो स्प्रेस थे उनमें चूँकि स्टाफ जो था वो सारा कोविड की तरफ डाइवर्टेड था, तो एक तो उसमें थोड़ा सा डिले आया था। मगर उसके बाद से अब मैं समझती हूँ कि बिल्कुल तमाम मेजर्स जो हैं वो लिए जा रहे हैं। पर इसमें हमने ये भी देखना है कि लोगों को अपने तौर पे भी अपने घरों के अंदर भी जिस तरह से इनको
اویئرنیس دی جاتی ہے کہ گھروں کے اندر بھی ہم نے اپنے آپ کو اسی طرح سے کام کریں. گورنمنٹ تو کر رہی ہے, وہ باہر کی سڑکوں پہ, پارکس میں, سب جگہ کری, پر گھروں کے اندر لوگوں کو بھی اپنا رول پلے کرنا ہے. تو اس وقت بالکل میں سمجھتی ہوں کہ ساری انتظامیہ جو ہے وہ متحرک ہے. لوکل انتظامیہ کی یہ ڈیوٹی ہے, مختلف جو ڈی ایچ اوز ہیں, اور کہ اپنے اپنے ایریاز کے اندر وہ لوگ اسپریز بھی کرائیں اور کلینینس کا بھی جو ہے وہ خیال رکھیں کہ جہاں پر بھی کوڑے کے ڈھیر ہیں وہاں پر یہ زیادہ اسپریڈ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. تو اس کے لیے انتظامیہ تو اپنا کام کریے, پر آپ کے توسط سے میں یہ کہوں گی کہ لوگ بھی اپنا رول پلے کریں اور اپنے گھروں کو صاف رکھیں اور پانی کھڑا ہونے سے جو ہے وہ اس کو اوائڈ کریں. اور جہاں تک آپ بات, جی جب ڈاکٹر صاحب کووڈ آیا تھا تو این سی او سی اور این سی او سی نے بڑا امپریسو رول بھی پلے کیا کووڈ کے تدارک کے لیے, بڑے ٹائملی انیشیٹیوز بھی لیے. دو کہ کووڈ کی جو ایمرجنسی تھی وہ تھوڑی ڈفرینٹ تھی, لیکن ایمرجنسی تو تھی, لوگوں کی صحت اور جانیں تو اس میں بھی انوالو تھیں. ایک تو یہ کہ اس میں بھی ڈونٹ یو تھنک کہ دیر شوڈ بی اے سینٹرلائزڈ سسٹم. آپ کا ڈینگی کنٹرول پروگرام وغیرہ تو چل ہی رہا ہے, لیکن ایک سینٹرلائز سسٹم ہو جس کے تحت ایک تو نمبرز ہمیں یاد ہے کووڈ میں بڑے اچھے طریقے سے آج تک بھی انفیکٹ ڈیلی بیسس پہ ٹویٹس کی صورت میں ہمارے پاس نمبرز آتے ہیں, اتنے کیسز رجسٹر ہوئے, اتنے لوگ ٹھیک ہوئے, اتنے لوگ بیمار ہوئے. ایسا کوئی سسٹم ڈینگی میں نہیں مل رہا. حالانکہ ایمرجنسی مجھے لگتا ہے پاکستان جیسے ممالک کو لے کر اتنی بڑی ہے, تو سینٹرلائز سسٹم مسنگ ہے اس میں, ڈونٹ یو تھنک؟ ہاں جی, دیکھیے کووڈ کا تھوڑا سا ایشو ڈفرینٹ ہے, کیونکہ وہ جس طرح سے ہم نے دیکھا تھا کہ وہ ٹریولنگ میں اس کا ہوتا تھا کہ ہمیں انٹر پروونشل ٹرانسپورٹ وغیرہ روکنی پڑی تھی, کیونکہ وہ ایک ڈفرینٹ طرح سے وہ ریسپریٹری انفیکشن. یہ چونکہ ماسکیٹو یہ ویکٹر بورن انفیکشن ہے, تو اس کے اندر اس طرح سے ہر ایریا کا اپنا ہی سسٹم ہوتا ہے. اس میں اتنا سینٹرلائز سسٹم کی ضرورت نہیں, مگر یہ کہ ریکارڈ وغیرہ ظاہر ہے ہمارے پاس ہونا چاہیے, اور وہ ہے بھی کہ کن کن ایریاز میں اسپریڈ کر رہا ہے, کون سے ہمارے سٹیز ہیں جہاں پر یہ زیادہ ہے. وہ سارا ڈیٹا جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس بھی ہے, مگر یہ چونکہ ایک ویکٹر بورن ڈیزیز ہے اور اس کو لوکلی دیکھنا ہوتا ہے, تو اس کا سسٹم تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. ویسے ہی میں نے جو ابھی آپ کے پروگرام سے پہلے جو لیٹسٹ رپورٹ لی تھی, اس میں یہ ہے کہ لاہور میں اس کا انسیڈنس جو ہے وہ اب پچھلے 2 دن سے جو ہے وہ ہم ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں. جنا ہاسپٹل کے اسٹیٹسٹکس تھے میرے پاس کہ 3 دن پہلے وہاں پہ 150 پیشنٹس ایڈمیٹڈ تھے, اور آج کے دن میں وہاں پہ 72 پیشنٹس ایڈمیٹڈ ہیں. اور اسی طرح سے باقی ہاسپٹلس میں بھی جو ہے وہ ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے. تو ہوپ فلی میں سمجھتی ہوں کہ اب چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں. دوائیوں کے حوالے سے بھی یہ تو میں نے خود بھی پرسنلی ایکسپیرینس کیا کہ جو بیسک دوائیاں ہیں بخار والی, میں نے 2 میڈیکل سٹورز پہ چیک کیا, نہیں اویلیبل. حالانکہ بہت عام سی میڈیسن ہیں اور ہم عام روٹین میں گھروں میں پڑی ہوتی ہیں. اس کی کیا وجہ ہے, یہ کیوں نہیں اویلیبل؟ دیکھیے دس از ویری انفارچونیٹ کہ ہمارے ہاں جب بھی کسی چیز کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو ہوڈنگ شروع ہو جاتی ہے, اور لوگ جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ وہ اس کی اسٹاک پائلنگ شروع کر دیتے ہیں. تو اس کے لیے حکومت نے بالکل اس چیز کا نوٹس لیا ہے, اور اس وقت پنجاب گورنمنٹ کے جو ہے ان کے انسٹرکشن پہ ڈرگ انسپیکٹرز جو ہیں وہ ان شاپس پہ چھاپے بھی مار رہے ہیں, اور وہ انشور کر رہے ہیں کہ اس کی اویلیبلٹی جو ہے وہ سٹورز والے جو ہیں وہ اس کو یقینی بنائیں. مگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت جو ہاسپٹلز ہیں, ہاسپٹلز میں کسی قسم کی شارٹیج نہیں ہے. ہر قسم کی دوائی جو ڈینگی سے ریلیٹڈ ہے وہ ہاسپٹل میں اس کا وافر سٹاک جو ہے وہ موجود ہے. تو اس لیے جو پیشنٹس ایڈمٹ ہوتے ہیں ان کے لیے دوائی کی کمی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, اور ہم امید ڈاکٹر صاحب یہ بھی کرتے ہیں آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ اگلے سال جب یہ والا موسم آئے تو بجائے اس کے کہ ہم اسپریز پہ ریلائی کریں اور لوگوں کو تلقین کریں, حکومت پہلے سے کچھ ایسے اقدامات کرے کہ ڈینگی آئے ہی نہ. جب ہمیں پتہ ہے کہ ایک ڈیزیز ہر سال آتی ہے تو پلیز کوئی ایسی قانون سازی کر لیں, کوئی ایسے انیشیٹیوز لے لیں, آپ بڑے امپورٹنٹ عہدے پہ ہیں, تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا اس کا فائدہ اگلے سال تو کم از کم ہو جائے. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اس اہم موضوع پہ ہم سے بات. بالکل, ابھی میں ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے ایکسپریس. ویلکم بیک ٹو ایکسپریسو. اور اب ایک اور ایکسپریسو ہیرو سے ملواتے ہیں آپ کو. ایک ایسی شخصیت ہمارے ساتھ ہیں, ایک ایسی اسٹوڈنٹ ہمارے ساتھ ہیں جنہوں نے جسٹ ان دی ایج آف 18 ایئرز ایک بڑا زبردست کام کیا ہے. ہم نے کہا کہ ذرا ان کے کارنامے کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں. جو ڈائبیٹک پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے ایک ڈائبیٹک فوڈ اینالائزر بنایا ہے انہوں نے, اور اوبیسلی شوگر کا جو مرض ہے اس کی بروقت تشخیص کرنے میں یہ بہت معاون ہے, مددگار ہے. اور یہ جو اینالائزر ہے یہ بنانے والی خود بھی آئمہ ہمارے ساتھ موجود ہے. آئمہ وقار خود بھی ڈائبیٹک پیشنٹ ہیں, اور شاید
शायद इसी ने इनको इंस्पायर किया कि वो अपने लिए भी और दीगर लोगों के लिए भी कुछ ऐसा करें जिससे उनको फ़ायदा हो। सो इतनी यंग एज के अंदर हम अभी डिस्कस कर रहे थे, ये कारनामा इन्होंने किया, सो वी थॉट शी शुड बी हियर। एग्जैक्टली। आयमा वकार हमारे साथ मौजूद हैं, ए लेवल्स की स्टूडेंट हैं, लेकिन स्टिल इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। आयमा, टू एक्सप्रेसो कैसी हैं आप? थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी, आई एम गुड। आयमा, अब चूंकि ऑब्वियसली आप खुद भी डायबिटिक हो और आपने इस मेरे ख्याल से जर्नी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इस चीज़ का भी होगा, थोड़ा सा बैकग्राउंड इस हवाले से बताओ कि आपको कब पता चला आपको डायबिटीज़ है और फिर आपने इसको आगे जो आपने ये बनाया फुट एनालाइजर्स के हवाले से। सो 3 years ago जब मैं 15 साल की थी, मुझे ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स फील होना शुरू हुए अबाउट 2 months बिफोर माई डायग्नोसिस। तो वॉज वेरी lethargic, वेरी thirsty, lots of deficiencies। फिर उसके बाद आई रियलाइज दैट देयर वाज समथिंग वेरी रॉन्ग व्हेन आई कोलैप्स्ड ऑन माई वे टू क्लास वन डे। तो मैंने अपने पेरेंट्स को कंप्लेन किया, फिर देन वी वेंट टू द डॉक्टर्स, गॉट ब्लड टेस्ट्स डन, देन आई गॉट हॉस्पिटलाइज्ड फॉर 2 weeks एंड देन तब डायग्नोज हुआ कि आई हैड टाइप 1 डायबिटीज़ एंड दैट आई हैड टू टेक इंसुलिन टू मैनेज इट। एंड देन वी लेटर फाउंड आउट दैट द कॉज बिहाइंड दिस वाज कि मुझे एक और अंडरलाइंग कंडीशन है, अनदर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, सीलियाक डिजीज़। So whenever I have gluten जो wheat के अंदर होती है, it triggers an immune response in my body, जिसकी वजह से मेरे organ damage होता है, and that is why over time it led to type 1 diabetes which I have now. Okay. So Aima, obviously diabetes से related भी बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। Itself ये बहुत सारी जो बीमारियों की root cause होती है, और जिस तरह से आपने खुद भी कहा कि ट्रिगर करती है जब भी आप gluten लेते हो। So इसका ट्रीटमेंट तो एक दूसरी साइड, लेकिन डायग्नोसिस में जैसे आपको प्रॉब्लम हुई, बहुत सारे लोगों को होती है। सो आपका ये जो फर्टिलाइजर है, ये कितना हेल्पफुल होगा उनके लिए? तो वन ऑफ द बिगेस्ट मेजर कॉम्प्लिकेशंस जो है विद डायबिटीज़ इज़ फुट अल्सर्स, जहाँ एम्पूटेशंस हो जाती हैं if it gets worse enough. What this analyzer does is कि it helps track that. So if a diabetic steps on it for just 20 seconds every day, every morning after waking up, it's easy to incorporate into a daily routine. तो उनको they'll be able to track any temperature differences in different hotspots on the foot. तो अगर कहीं inflammation है, it shows कि there is an ulcer potentially being formed. तो that is what it aims to counter, कि पहले पता चल जाए, कि पहले treatment हो जाए, so it doesn't get to the level of amputation or a lack of independence for the patient. तो mainly जो detection है that is through numbers actually. Yes, it tracks. तो उसके लिए obviously पहले आपको numbers का information होगा कि ये number आपको क्या indicate कर रहा है। जी, exactly. तो mean average temperature is about 30. ठीक है। तो you know कि अच्छा if it's higher than that there is something wrong, so that you can contact your doctor and take necessary precautions. थोड़ी सी हम इसका डेमो भी लेंगे और आपसे पूछेंगे भी कि किस तरह से ऑपरेट होता है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। ये सामने हमारे है भी तो हम उसको दिखा भी देंगे साथ। So I made this prototype using the Arduino microcontroller, a Bluetooth module and temperature and thermal sensors. What it does is कि उसके ऊपर when somebody is standing on it, तो वो आपको temperature display करेगा on the phone. So that the user can easily track it and record any temperature changes, and it's easy to incorporate into a daily routine. ये फोन जरा आप सामने दिखाएं, हम स्क्रीन पे दिखा भी रहे हैं आपकी जो एनालाइजर है। या सो दीज आर द ये डिग्रीज हैं जो हमारे सामने आ रही हैं। जी, it shows the temperature in Fahrenheit and Celsius. तो ये चेंज क्यों हो रही हैं लाइक इन एवरी? वो because वो एवरेज देगा आपको, ठीक है, so that it's more accurate that way. Because instead of taking just one reading, it takes it after every 2-3 seconds. मैं अगर देखने वालों के लिए एक्सप्लेन करूं कि आप ये जो एनालाइजर है ज़रा दिखाइए जी, इसके ऊपर जब आप खड़े होंगे, आपका जो आप मोबाइल भी ज़रा दिखा दीजिए, मोबाइल फ़ोन के ऊपर इसका डाटा डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा, वहाँ पे आपको ये डिग्रीज बताएगा और उन डिग्रीज से आप गेज कर पाएंगे, ब्लूटूथ के जरिए दोनों डिवाइसेस कनेक्टेड है आपस में, आप गेज कर पाएंगे कि आपका टेम्परेचर क्या बता रहा है आपको, और इफ़ देयर इज सम एबनॉर्मेलिटी इन योर बॉडी तो आप इसके जरिए देन यू कैन कंसल्ट योर डॉक्टर। दिस इज समथिंग जो कि एक्चुअली इसका और बड़ी इंप्रेसिव है, यस, बड़ी हेल्पफुल है। अच्छा, आयमा भी बता रही थी कि प्रोटोटाइप है और इसमें भी आपने सिर्फ एक सेंसर यूज़ किया है, तो इसको फर्दर आप इसकी एक्यूरेसी को मजीद या इसकी एफिकेसी को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? Number one would be to incorporate more thermal sensors. Instead of using one on each foot, I would like to expand it to use 4, कि वो different areas के ऊपर track कर ले और कि वो display कर दे in a pictorial form, के users जो छोटे भी age के हो
उनके लिए भी it's easier to read. For older patients, उनको display मिल जाएगा, it's easier to understand as well, which is something that I hope to improve upon in the future as well. ओके, और फ्यूचर को लेकर आपके इरादे क्या है? मतलब इसको इस तरह की और डिवाइसेस, क्योंकि विद द टाइम ऑब्वियसली इनोवेशन आती रहती है, आइडियाज तब्दील होते हैं, तो ऐसा कुछ और भी है या ये वैसे हादसाती तौर पे आपने कर लिया एंड नाउ यू आर डन विद इट? No, definitely. आप चाहती हैं और भी इसमें कुछ इनोवेटिव होना चाहिए? मेरा जो ऑप्शन मैंने चूज़ किया अभी के लिए, that's biomedical engineering. And even with sensors like these, I can use it to track my blood sugar level without having to prick myself. ठीक है. तो इस तरह की innovations, things like the diabetic foot analyzer, are things that are necessary to help patients improve their quality of life. And this is something that I want to pursue in the future, to make such devices, improve upon such devices, to make management of such conditions easier, to make diagnosis easier. True that. अच्छा, एक बड़ा पॉइंट इसमें सवाल ये है कि इतनी यंग एज में जब इस किस्म की दो के खुदा ना खास्ता कोई ऐसी डिजीज़ नहीं है जिससे ज़िंदगी लेकिन थोड़ी सी लाइफ लिमिटेड ज़रूर हो जाती है, यानी कि बिल्कुल नॉर्मल नहीं रहती, ये कहना चाहिए, थोड़ा आपको मोहतात होना पड़ता है, अपनी डेली ईटिंग हैबिट्स चेंज करना पड़ती हैं. तो एक तो ये कैसा एक्सपीरियंस था इतनी यंग एज के अंदर डायबिटिक हो जाना, और फिर उससे कैसे कोप अप किया? माशाल्लाह यू लुक फ्रेश, सही है, कोई ऐसा इशू नहीं लग रहा, और फिर आप काम भी कर रही हैं, तो ये ज़रा एक्सपीरियंस अपना शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे मे बी यंगस्टर्स होंगे, लोग होंगे जिनको ये प्रॉब्लम फेस होता होगा आपकी तरह. At first तो काफ़ी daunting था, because it's a complete lifestyle change. But I've realized over the years कि support systems are very important. और मेरा अपना support system while managing this condition was number one, my school. They have always been very supportive. I know I've been missing classes because I'm not well, but वो always cater to my needs. My friends, my family, they're always there for me. They understand my condition, they understand me and what I need. And I believe that is very important. Support systems in the form of management devices and support systems in the form of socializing. It really helps out. क्योंकि बहरहाल जो इंसानों ने करना है वो इंसानों ने ही करना है, मशीन्स उसको रिप्लेस नहीं कर सकती. There's no doubt in it. I'm obviously लाइफस्टाइल आपका बिल्कुल चेंज हो जाता है, और आपको हर चीज़ में बहुत ध्यान से रहना होता है, चाहे आप सोशलाइज भी कर रहे हो, आपकी डाइटरी हैबिट्स है, एवरीथिंग इज चेंज्ड. और इस एज में मुझे लगता है आपके फ्रेंड्स, और फिर जब आप इस सोशल सर्कल में मूव करते हो तो आपको थोड़ा सा एक होता है, तो आपको कभी जिंदगी में फील हुआ और आपने उसको कैसे कोप अप किया? क्योंकि मैं चाहती हूँ नहीं खाती आप एग्जैक्टली, मैं चाहती हूँ आप मोटिवेट करें लोगों को. या खा लेती हैं, it's okay. No, because I have celiac disease as well, so I can't have gluten. So I don't remember the last time I actually had a birthday cake. But it's manageable because it's not that big. दिल पे लगी है ना. But just my friends and family make gluten-free options for me. Wow. So my friends will have a birthday cake that is gluten-free for me at their own birthday cake. Wow. I can enjoy friends some. like her. चले उससे थोड़ा सा आपको VIP ट्रीटमेंट तो मिलता है. हाँ, मतलब ये सही है. ये ऐसे दोस्त होने चाहिए आपके जो आपके लिए इस तरह की चीजें. हमारे तो कहीं ऐसे नॉर्मल केक भी लेके ही नहीं आते, मतलब ऐसे ही गुजर जाती है. हाँ, ऐसा ही होता है कुछ. Thank you very much आयमा, wish you very best of luck, and आप बहुत ज़बरदस्त आपने काम किया, और आप इसी तरह से एक्सेल करें, इसी कॉन्फिडेंस से, इसी मोटिवेशन से. आप बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन है. आयमा वकार मौजूद थी जिन्होंने डायबिटिक पेशेंट्स के लिए फुट एनालाइजर बनाया और बड़ा ज़बरदस्त ऑपरेट करा, और इसको फ्यूचर में वो मॉडिफाई करने का भी इरादा रखती हैं. हाँ, और मैं हमेशा ऐसे सेगमेंट के एंड पे कहता हूँ कि अपने बच्चों को ऐसी किसी भी चीज़ के लिए इनकरेज कीजिए, और ऐसे लोग जो अपनी किसी भी प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में तब्दील करते हैं ना, वो हीरोज़ होते हैं. सो आयमा भी हमारी हीरो हैं आज के लिए. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. आपसे मुलाकात होती है ब्रेक के बाद. बिल्कुल, ब्रेक लेंगे. ब्रेक के बाद मैं तो खत्म ही करने लगा. ब्रेक के बाद ब्रेक लेते हैं. बैक टू एक्सप्रेसो. ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं, और अब आपको हम खुशी की जानिब लेकर आपको खुशी देते हैं. हम खुशी देते हैं, वो एक्सरसाइज करवा में आपको मिलेगी खुशी. ओवर टू यू. थैंक यू उर्मिला. थैंक यू इमरान. आज मैं अपर बॉडी की एक्सरसाइज करवाऊंगी, जिसमें शोल्डर की 3 to 4 एक्सरसाइज होंगी. सो गाइस, यू जस्ट नीड अ पेयर ऑफ डंबल्स. अगर आप बिगनर हैं, आप लाइट वेट उठा लें, ठीक है. वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद ऑल्टरनेट शोल्डर प्रेसेस. हम 10 ईच साइड करेंगे, एंड इट्स गोइंग टू बी 4 राउंड्स ईच. एज यू एक्सटेंड योर आर्म, ब्रीथ आउट. Right arm 10. As you complete the 10 reps, switch the arm. Same goes with the second exercise, lateral raises. Right arm 10. As you raise your arms, breathe out, breathe in, keep your stomach tucked in and hips tight. Keep your chest up, chin up, and 10 complete, and then another one. Okay. Now third exercise is upright, same single arm. We're going to isolate each side. Breathe in, elbows towards the ceiling, chest up, chin up, stomach in, and breathe out. As you pull the weight up, breathe out. As you punch down, breathe in.
and switch as you complete the 10 reps. Okay, last round, guys. Last exercise. Bend over flies, single arm. Hinge your hips back, hips towards the wall. Keep your chest up, back tight, and lift your arms in and slightly bend your elbows as you go down. Straight, lock your elbow. Breathe out, breathe in. Breathe out, breathe in. And as you complete the 10 reps, switch. 1, 2, 3. Each exercise is performed at least 4 times, 10 reps each side. आपने isolate करनी each side को, and you feel a good pump on your shoulders. So guys, especially guys, try this at home and see you guys soon. Allah Hafiz. थैंक यू वेरी मच खुशी. सुबह सुबह एक्सरसाइज करा दी जो हमने नहीं करनी, लेकिन आप लोग कर लीजिएगा. नहीं क्या तक कर भी लें, मतलब ये भी सही है. खैर इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक अच्छी खबर पाकिस्तान के लिए वो भी देनी है, लेकिन उससे पहले हमने खिराज तहसीन पेश करना है अर्ज़ पाक पर जान निछावर करने वाले अजीम सपूत कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर शहीद साहब को, जिन निशान हैदर दिया गया. तो शहीद जिंदा होता है, अल्लाह इनके दर्जात बुलंद करे. आगे बढ़ते हैं और हमारे एक और सपूत का ही हमने जिक्र करना है जो कि मुल्क का नाम उन्होंने रोशन किया. आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए आसिफ अली, वोटिंग हुई थी और आसिफ अली प्लेयर ऑफ द मंथ आईसीसी के करार पाए हैं फॉर हिज ग्रेट परफॉर्मेंस जो कि उन्होंने T20 वर्ल्ड कप के अंदर दी है. और आपको याद ही होगा वो मैच अफगानिस्तान के अंदर जिसमें उन्होंने 3 छक्के 1 ओवर में लगाए थे, पाकिस्तान को जिताया था. और ज़बरदस्त स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं, बहुत ज़बरदस्त स्ट्राइकर है, वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर्स इन द वर्ल्ड इनको करार दिया गया है. और ये एजाज़ आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर का आसिफ अली के साथ आया. तो जनाब जैसे कि क्रिकेट का जोर शोर और बुखार है, What is tagline? Remember the name. Oh yes, आसिफ अली. चले जनाब, इस क्रिकेट पे तो हम शाम में भी बात करेंगे इंशाल्लाह. आपसे मुलाकात शाम को एक्सप्रेस में. सेमीफाइनल भी आज, I'm excited. Oh yes, कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.